आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है डेंगू बुखार में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली दवाएं कौन कौन सी होती है, डेंगू फीवर होने के मेनली कारण क्या होते हैं, इनमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और इसका किस प्रकार से डायग्नोस किया जाता है, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें डेंगू फीवर जो कि एडीज इजिप्टी प्रजाति की यानी स्पीसीज की मच्छर के बाइट के द्वारा ये बीमारी लोगों में फैलती है। ये एक प्रकार का वायरल है। अगर इससे कोई संक्रमित है तो अगर उसको एडीज इजिप्टी प्रजाति की कोई भी स्पीसीज उसे बाइट कर लेती है तो उसको ये बीमारी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये मच्छर जो है वो आम तौर पर घरों में पाए जाते हैं और ये उस समय ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब बरसात का मौसम होता है, तब ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और डेंगू फीवर में जो सबसे कॉमन बात देखी गई है वो ये है कि उस बंदे का जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज होने लगता है, उसको काफ़ी ज़्यादा फीवर आएगा और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगती है। अगर हम इसके मेनली सिम्टम्स की बात करें तो इसके कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डायग्नोस। अगर जैसे कि डेंगू फीवर है उस बंदे को, तो आप कैसे उसको डायग्नोस करेंगे, तो उसमें एंटीजन टेस्ट होता है जिसमें डेंगू आईजीएम और आईजीजी द्वारा टेस्ट की जाती है, या सीबीसी ब्लड की सीबीसी की जाती है, एलाइजा टेस्ट होती है, NS1 टेस्ट होता है और RT-PCR की टेस्ट होती है। उसमें देखा जाता है कि वो बंदा पॉजिटिव तो नहीं है। जैसे कि कोरोना काल में RT-PCR जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। अगर हम बात करें इसके मेनली सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इसमें जो मेनली सिम्टम्स देखे गए हैं वो है रैपिड पल्स रेट, यानी जो पल्स रेट है वो अचानक बढ़ सकता है, अचानक घट सकता है। डिजनेस की प्रॉब्लम होगी, यानी उस बंदे को चक्कर आएगी। इंसोम्निया की शिकायत, उसको नींद नहीं आएगी। फीवर रहेगा उसको काफ़ी ज़्यादा। रेडनेस फॉर द थोरेट रीजन, यानी गले के रीजन पे उसको रेडनेस महसूस होगी और उसमें संक्रमण होगा। पेन ऑफ द जॉइंट, यानी जितने भी जॉइंट होंगे, यानी बोन के जितने भी जॉइंट रहेंगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन रहेगा। एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम होगी, उसके उल्टी या मतली हो सकती है, उसकी आंखें जो है वो लाल लाल हो सकती है, उसके बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, उसके हाथों और पैरों पर रैशेज भी लाल लाल छोटे छोटे रैशेज भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारे जो है वो सिम्टम्स अपीयर होते हैं डेंगू फीवर में। अगर हम बात करें डेंगू फीवर को किस प्रकार से डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट की जाती है, वैसे ही जो मेडिसिन डेंगू फीवर में उपयोग की जाती हैं जब लो कंडीशन रहे, यानी हल्की फुल्की अगर डेंगू फीवर के लक्षण दिखाई दे तब ये मेडिसिन आप उपयोग कर सकते हैं। वरना हॉस्पिटलाइज के उपयोग के लिए जो सारी मेडिसिन है वो कौन कौन सी होती है, तो इनमें पैरासीटामॉल जो कि दर्द बुखार हुआ या सर में दर्द है या काफ़ी ज़्यादा फीवर है तो उस कंडीशन पे पैरासीटामॉल को दिन में 1 से 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट की बात करें तो अगर बंदे को जैसे कि अगर सारी दवाइयाँ खा रहा है तो उसको गैस भी बनेगी, तो उस कंडीशन पे पेंटोफेराजोल और डोमपेरिडोन जो कि एक तरह से एंटी वोमिटिंग कैटेगरी की मेडिसिन है जो कि उल्टी और मतली को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है जो कि पेंटाप DSR नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है एंटीबायोटिक जिसमें सबसे सेफ मेडिसिन मानी जाती है डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट में वो है एमॉक्सिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट। अगर अब इसके ब्रांड की बात करें तो मॉक्सिकाइंड C भी आता है, क्लेवाम 625 आता है, ये उसको पॉपुलर ब्रांड है। अब क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरल फीवर तो है लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, तो उस कंडीशन पे ये एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है। और ये एंटीबायोटिक टेबलेट जो है ये प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है और इस टेबलेट को आप सुबह शाम ले सकते हैं। अगर इस मेडिसिन की ड्यूरेशन की बात करें तो इस मेडिसिन को 5 से 7 दिन तक लिया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो वो है इंजेक्शन फॉर्म, जिसमें एंटीबायोटिक की इंजेक्शन जो कि काफ़ी सेफ मानी जाती है, एमॉक्सिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट की इंजेक्शन आती है जो कि 1.2 ग्राम की होती है। इस इंजेक्शन को आप दिन में 1 बार उपयोग कर सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए। नेक्स्ट की बात करें
तो कई सारे, क्योंकि उसमें क्या होता है डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे कई सारे सिरप आते हैं और कई सारी मेडिसिन आती है। उनमें से प्लेटीमैक्स जिसमें कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होती है, या प्लेटीमैक्स की सिरप आती है, प्लेटीजन की सिरप आती है, प्लेटेंजा आता है, यानी आपको कई सारे मेडिसिन मिल जाएगी। तो उनमें से आप लोग प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अदर कई होम रेमेडी भी अपनाई जाती है, जिसमें गोट की जो है मिल्क होती है उसका उपयोग किया जाता है, पपाया होता है उसकी लीफ उपयोग की जाती है। अगर अदर की बात करें तो RLDNS भी दिया जा सकता है, वो सब हॉस्पिटलाइज यूज के लिए है। अगर हम बात करें सीवियरिटी केस में, तो सबसे पहले हम इसके कंट्रा इंडिकेट देखें कि डेंगू में आपको कौन कौन सी दवा उपयोग नहीं करनी है। तो उसमें कभी भी IM इंजेक्शन, कोई भी IM इंजेक्शन का उपयोग ना करें। एस्पिरिन हुआ, आइबुप्रोफेन या जो कि NSAID ग्रुप की मेडिसिन है, इनका कभी भी उपयोग ना करें। स्टेरॉयड मेडिसिन, कोई भी स्टेरॉयड मेडिसिन भी इनके साथ ना दे। इसके सिवा अगर उसको ठंड लग के बुखार आए तो वहाँ पे एंटी मलेरिया टेबलेट भी दी जा सकती है। लेकिन ऐसी कंडीशन जब आए तो आप उसको हॉस्पिटलाइज करें, क्योंकि हॉस्पिटल में उसको हो सकता है उसको प्लेटलेट काउंट करने के लिए डायरेक्ट प्लेटलेट चढ़ाया जाता है, जो कि सीवियरिटी केस में है। अगर 10,000 से नीचे प्लेटलेट काउंट आ जाता है तब उस कंडीशन पे ये सारे ट्रीटमेंट जो है वो नहीं की जाती। हॉस्पिटलाइज यूज में कई सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि प्लेटलेट काउंट को, यानी डायरेक्ट प्लेटलेट निकाल के उसको उस बंदे को दिया जाता है ड्रिप के माध्यम से, तो उससे उसकी प्लेटलेट जो है वो रिकवर हो जाती है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। थैंक यू दोस्तों।